तो हम इस पार्ट में अभी देखेंगे तो एक क्लासिफिकेशन बाकी था पॉलीमर्स का। क्लासिफिकेशन जो बाकी था पॉलीमर्स का वो था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब हमने इसके पहले ही पढ़ा था, मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हम उसको किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे। क्लियर, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा रहेगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स, और जहाँ पे एडिशन टाइप का पॉलीमराइजेशन होगा हम उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे कि एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है। द पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड by the repeated addition of monomer with double and triple bonds। तो इस टाइप का पॉलीमराइजेशन तभी पॉसिबल होता है जब मोनोमर में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर, तो इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये यहाँ पे इथिन मॉलिक्यूल है, इथिन में क्या करेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे सिमेट्रिकल तरीके से। तो इस कार्बन के ऊपर आएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस दूसरे कार्बन के ऊपर भी आएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक मोनोमर है, इस कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वैसा ही हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा दूसरा मोनोमर है, इस कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। So this carbon with one unpaired electron and this carbon with one unpaired electron, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इस प्रकार से ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, दोनों बन जाएंगे डाइमर। और इस प्रकार से जब n नंबर ऑफ मोनोमर हम यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीमर, और ये इथिन से बन जाएगा पॉलीइथिन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक और बात होती है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जिस पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर, अब एडिशन पॉलीमराइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कोपॉलीमर। ठीक है, तो कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर जो हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब होता है जिसमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, तो मोनोमर से पॉलीमर बनने के टाइम पे बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो एडिशन पॉलीमर, और इफ वहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे देखो यहाँ पे इथिन मॉलिक्यूल है, इथिन से हमने पॉलीइथिन बनाया, तो जितने कार्बन हाइड्रोजन हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं उतने ही कार्बन हाइड्रोजन हमको कहाँ पे मिलेंगे, पॉलीइथिन में मिलेंगे। अब उतने ही कार्बन हाइड्रोजन हमको पॉलीइथिन में मिल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे हमने पॉलीइथिन को बनाने के टाइम पे कोई भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं किया। बाय प्रोडक्ट का मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे H2O या तो एल्कोहल या तो कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल रिलीज होना। तो हमने इथिन से पॉलीइथिन बनाने के टाइम पे कोई भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं किया, इसीलिए हम इथिन को मतलब पॉलीइथिन को हम बोल सकते हैं एडिशन पॉलीमर। अब ये जो एडिशन पॉलीमर है जिसमें बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। होमोपॉलीमर का मतलब होता है द पॉलीमर्स which are obtained by the polymerization of single type of monomer। मतलब यहाँ पे जितने भी मोनोमर हम लोग यूज करने वाले हैं वो एक ही टाइप के होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। और जब ये सभी एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो किसी प्रकार का कोई भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार के प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं हम उनको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का मतलब
होमोपॉलीमर इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर जिसमें बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी मोनोमर मिलेंगे वो एक ही टाइप के होने चाहिए। मतलब हमने इस मोनोमर को ए बोला है तो यहाँ पे जितने भी पॉलीमर्स के मोनोमर्स रहेंगे वो सब के सब ए टाइप के रहेंगे। वहाँ पे ए बी या तो ए बी सी टाइप का पॉलीमराइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्लासिफिकेशन, दैट इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होता है? द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर। तो कोपॉलीमर में मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसका टाइप है कोपॉलीमर। यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ब्यूना एस रबर को यूज किया, ठीक है। इसके लिए जो पहला मोनोमर हमने यूज किया वो कौन सा है? 1,3 ब्यूटाडाइन। और 1,3 का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन होने की वजह से हमने यहाँ पे यूज किया है ब्यूटा था ना 4 कार्बन के लिए। अब 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से हमने यहाँ पे लिखा डाइइन, डबल बॉन्ड के लिए आता है ENE, और 2 होने की वजह से लिखा है डाई। अब ये 2 डबल बॉन्ड 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये 1,3 है, 1 2 3। एक डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हुआ है तो दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन से शुरू हुआ है, तो ये रहेगा 1,3 ब्यूटाडाइन। और जब ये 1,3 ब्यूटाडाइन रहेगा तो इस प्रकार से इस 1,3 ब्यूटाडाइन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? स्टाइरिन के साथ करेंगे। स्टाइरिन का मतलब होता है बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा? हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड को ब्रेक किस प्रकार से करेंगे। क्लियर? अब क्या होगा? इसमें से सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे। अब देखो, ये हमारा एक मोनोमर हुआ और ये हमारा दूसरा मोनोमर हुआ, और मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमर होने की वजह से हम इसको बोलेंगे कोपॉलीमर। और यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसका रिएक्शन कैसे होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अब इसको मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन, और ये रहेगा हमारा फोर्थ कार्बन। ये बन जाएगा 5th कार्बन और ये बन जाएगा 6th कार्बन। ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है। फिर ये रहेगा यहाँ पे ये सेकंड कार्बन, फिर ये रहेगा थर्ड कार्बन यहाँ पे, फिर ये रहेगा फोर्थ कार्बन, फिर यहाँ पे ये जो रहेगा ये रहेगा 5th कार्बन, और यहाँ पे ये जो रहेगा ये रहेगा 6th कार्बन। इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुआ। जब हमने इन 2 मोनोमर को कंबाइन करके इस पॉलीमर को बनाया है, तो पॉलीमर को बनाने के टाइम पे हमने ना ही किसी एटम को ऐड किया और ना ही किसी एटम को रिलीज किया। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिला है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन पॉलीमर। और जिस एडिशन पॉलीमर में एक ही टाइप के मोनोमर होते उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, और जिसमें मोर देन 1 टाइप के मोनोमर्स रहेंगे हम उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे होमोपॉलीमर पढ़ा और साथ में हमने क्या पढ़ लिया है? कोपॉलीमर के बारे में भी पढ़ लिया है। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है कंडेंसेशन। तो पहला था एडिशन और दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट मिलेगा, इसके लिए कंडीशन क्या है? बिटवीन 2 बाय और ट्राई फंक्शनल मोनोमर। मतलब यहाँ पे जो मोनोमर से यहाँ पे 2 या मोर देन 2 भी आ सकता है। क्लियर? हाँ, इसमें कंडीशन ऐसी है कि हम लोग जो मोनोमर यूज करने वाले हैं वो मोनोमर या तो बाय फंक्शनल होने चाहिए या तो ट्राई फंक्शनल होने चाहिए। अब देखो, बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बाय फंक्शनल मोनोमर का मतलब होता है जिस मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ट्राई फंक्शनल मोनोमर का मतलब होता है जिस मोनोमर में 3 फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। और मोनो फंक्शनल मोनोमर का मतलब होता है जिस मोनोमर में एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जैसे मैंने लिखा एसिटिक एसिड CH3COOH,
ये हमारा मोनोमर इसको कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा मोनोफंक्शनल मोनोमर, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है COOH। हम अमीनो एसिड को कंसीडर करते हैं, जो कि हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, तो एक अमीनो एसिड में COOH फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और NH2 भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से हम उनको बोल सकते हैं बायफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के लिए मोनोमर्स में दो या तो दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए पहली कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग जो मोनोमर यूज़ करने वाले हैं, इस मोनोमर में दो या तो दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जब मोनोमर को कंबाइन करेंगे और वहाँ से हम लोग पॉलीमर बनाने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तब वो बाय प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। जैसे अमीनो एसिड से हमने प्रोटीन बनाया था, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने के टाइम पे अमीनो ग्रुप का NH ने रिएक्शन किया था, NH मतलब NH2 में से दो हाइड्रोजन चले गए थे और इधर का एक H चला गया था, OH चला गया था, और उस प्रकार से उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। तो COOH का OH चला गया था और NH2 में से H चला गया था, और वहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज किया था। फिर वहाँ पे जो न्यू लिंकेज बना था, उस न्यू लिंकेज को बोला था अमाइड लिंकेज, और वो अमाइड लिंकेज बना था C डबल बॉन्ड ON। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार का रिएक्शन होता है। तो ये जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ये पॉलीमर बनाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल को वो रिलीज करते हैं। जो सिंपल मॉलिक्यूल को रिलीज करता है वो कंडेंसेशन, जो सिंपल मॉलिक्यूल को रिलीज नहीं करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को रिलीज नहीं करेगा, वो एडिशन पॉलीमर। लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एल्कोहल ETC। तो वाटर और अल्कोहल ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल को वो रिलीज करते हैं। यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब हमने यहाँ पे एक मोनोमर A बोला है और दूसरा मोनोमर B बोला है, तो मोनोमर A का क्वांटिटी और मोनोमर B का क्वांटिटी, दोनों का क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उनका रेशो 1:1 होना चाहिए। जब A B के साथ बॉन्ड बनाएगा, B A के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये AB टाइप का पॉलीमराइजेशन बन जाएगा, और इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अभी इस लेवल तक आपको, इस लेवल तक मतलब जितना लेसन हमने पढ़ा है यहाँ तक, आपको बस इनका नाम ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कौन से पढ़े थे, क्योंकि जब तक हम इनके प्रिपरेशन मेथड नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इनके बारे में समझ में नहीं आएगा। पॉलीअमाइड, पॉलीईस्टर, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, ये सभी के सभी जो रहेंगे वो किसके एग्जाम्पल रहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल रहेंगे। अभी तक हमने जो मेन बात पढ़ी, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन। एडिशन में बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट मिलेगा। एडिशन में एक ही टाइप का मोनोमर होता है तो होमोपॉलीमर, मोर देन वन टाइप के मोनोमर होते हैं तो कोपॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब जिसमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन कंडेंसेशन के लिए, उसमें मोनोमर्स जो रहेंगे उनके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, दो या तो दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला COOH, CH2 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 COH। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और इस 6 कार्बन में दो टर्मिनल कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा एडिपिक एसिड। साथ में हम इसका रिएक्शन करेंगे हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। अब यहाँ पे डायअमाइन क्यों लिखा होगा, क्योंकि ये 1 है और ये 2, तो 2 NH2 ग्रुप होने की वजह से डायअमाइन। CH2
इसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप हम लोग। मिथाइल नहीं, मिथाइल का मतलब होता है CH3, ये CH2 होने की वजह से इसको बोलेंगे मिथाइलिन ग्रुप। ये मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये जो मिथाइलिन ग्रुप होता है, ऐसे कितने मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 और 6 मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से इसका नाम रहेगा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। पहली कंडीशन 2 बाय और ट्राई फंक्शनल मोनोमर। तो ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। इस मोनोमर के पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास एक और फंक्शनल ग्रुप है। मतलब दोनों के दोनों मोनोमर के पास 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 2 बाय और ट्राई फंक्शनल मोनोमर के बीच में रिएक्शन होता है। जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ का जो OH रहेगा, जैसे हमने अमीनो एसिड में पढ़ा था, यहाँ के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। फिर क्या होगा? यहाँ का जो C डबल बॉन्ड O है वो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे ये अमाइड लिंकेज बनाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कंसिडर करता हूँ A, तो ये बन गया हमारा A, और इसको मैं कंसिडर करता हूँ B, ठीक है। अब A के पास कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2, तो ये लेफ्ट साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, ये राइट साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। B के पास कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2, ये लेफ्ट साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, ये राइट साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। अभी क्या हुआ है, इस A ने राइट साइड से B के लेफ्ट साइड के साथ बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा? ये B जो रहेगा, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये जितने भी मोनोमर यूनिट्स रहेंगे वो इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। तो यहाँ पे एडिपिक एसिड ने हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब ये जो NH2 ग्रुप है वो क्या करेगा? दूसरे एडिपिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऐसा बनाएगा A के साथ। फिर वो एडिपिक एसिड का एक साइड ब्लॉक हो जाएगा, वो दूसरे साइड के साथ क्या करेगा? दूसरे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इस प्रकार से पॉलीमर बनेगा। और इस पॉलीमर का जो नाम रहेगा ये रहेगा नाइलॉन 6,6, ये Y है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तीसरी कंडीशन भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो बाय प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? वाटर। तो जब हमने पॉलीइथीन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था उस टाइम पे हमको वहाँ पे कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिला था, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब हमको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो कौन है? वाटर है। मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स में हमको वाटर ही मिलता है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी है जिसमें हमको एल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो कंडेंसेशन में मोर देन 1 टाइप के मोनोमर होने चाहिए, उनमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, और इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नाइलॉन, इसको 66 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 6,6। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? नाइलॉन 6,6। अब क्वेश्चन ये आता है इसको नाइलॉन 6,6 से क्यों पढ़ते हैं? कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइलॉन 6,6, और वो 6 और 6 जो होते हैं वो किस बात के लिए स्टैंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो पहला मोनोमर है, इस मोनोमर के पास टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो पहला 6 जो होता है वो बताता है कि इस पहले मोनोमर के पास, पहले टाइप के मोनोमर के पास कितने कार्बन है। दूसरा 6 बताता है कि दूसरे टाइप के मोनोमर के पास कितने कार्बन है। तो पहले टाइप के मोनोमर के पास भी 6 कार्बन है और दूसरे टाइप के मोनोमर के पास भी 6 कार्बन है, और इसलिए यहाँ पे आता है 6,6। हम इसको रीड करेंगे नाइलॉन 6,6 इंस्टेड ऑफ नाइलॉन 66, क्योंकि यहाँ पे टोटल 66 कार्बन नहीं है, लेकिन दोनों मोनोमर के पास 6 और 6 कार्बन होने की वजह से हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो रहेगा नाइलॉन 6,6। सो दिस इज अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? एडिशन पॉलीमर क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है।
अब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो किस प्रकार से वर्क करेगा, वो सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि ये जो एडिशन पॉलीमर है वो एडिशन पॉलीमर किस प्रकार से काम करेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे एडिशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जो किसी प्रकार का कोई भी बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते हैं, ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं वो किस टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एडिशन पॉलीमर्स, और ये एडिशन पॉलीमर्स जो रहेगा ये रहेगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के हिसाब से। और ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन, एक होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। स्टेप 1 का मतलब होता है चेन इनिशिएशन, मतलब चेन का ग्रोथ वहाँ पे शुरू होगा। दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, जहाँ पे चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा। और तीसरा रहेगा चेन टर्मिनेशन, जहाँ पे चेन का ग्रोथ जो रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल देखते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, ये चेन इनिशिएशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेन इनिशिएशन। ठीक है, अब चेन इनिशिएशन में यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हुआ है। अब बेंजोइल क्यों लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे C6H5 है, मतलब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन निकाल दिया, वहाँ पे एक कार्बन लगा दिया। मतलब इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इस प्रकार से, ये यहाँ पे एक बेंजीन रिंग रहेगा, और बेंजीन रिंग जो रहेगा उस बेंजीन रिंग में ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, इस कार्बन के बारे में। ठीक है, और इस कार्बन के पास बेंजाइल, बेंजल और बेंजो 3 टाइप देखा था। एक वैकेंसी रहेगा तो उसको बोला था बेंजाइल, 2 रहेगा तो बेंजल, और तीसरा रहेगा तो बेंजो। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको बोला है बेंजोइल। और इस प्रकार से यहाँ पे जो एक बेंजोइल ग्रुप रहेगा और दूसरे बेंजोइल ग्रुप के बीच में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड से, और जब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड। और इस प्रकार से यहाँ पे ये पेरोक्साइड लिंकेज बन रहा है। क्लियर? तो इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसमें ये यहाँ पे इनिशिएटर का काम करता है। चेन इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हमको इनिशिएटर को यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इनिशिएटर कौन सा यूज किया, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये यहाँ पे इनिशिएशन करने का काम करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनिशिएटर। अब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे सिमेट्रिकल तरीके से। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको मिलेगा फ्री रेडिकल, और हमको यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस इनिशिएटर के में सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, एक फ्री रेडिकल मिल गया। अब ये जो फ्री रेडिकल रहेगा, इस फ्री रेडिकल में से यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो कौन बाहर निकलेगा, यहाँ पे इस फ्री रेडिकल में से बाहर निकलेगा CO2। तो यहाँ का जो CO2 रहेगा वो फ्री, अब यहाँ से हम लोग सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। अब दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, CO2 जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा फिनाइल रेडिकल। और इस प्रकार से अब ये फिनाइल रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में जो इनिशिएटर होता है सबसे पहले वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे पॉलीइथीन बना रहे हैं, तो हमारे पास जो इथीन मॉलिक्यूल है, अब ये जो हमारा इनिशिएटर था उस इनिशिएटर के पास तो फ्री रेडिकल बचा हुआ है, तो हमारे इस मोनोमर के पास भी क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल होना चाहिए। तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ेंगे तो यहाँ पे रहेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रहेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा।
और जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो C6H5 का बॉन्ड इस CH2 के साथ बन गया, और जिन CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। और ये दूसरा वाला जो CH2 था, इस CH2 के पास क्या रहेगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के मतलब यहाँ पे इसके पास एक वैकेंसी है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में दो बातें होती है। पहले जो इनिशिएटर होता है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हुआ है तो मोनोमर में भी सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हुआ है। इफ यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होता तो मोनोमर में भी हमको क्या करना पड़ता? अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल हिसाब से सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन कर दिया है। तो चेन इनिशिएशन में दो बातें होती है। इनिशिएटर में बॉन्ड फिजन होता है, फिर वो इनिशिएटर क्या करता है? पहले मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इतने स्टेप को हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है चेन प्रोपोगेशन। तो हमने यहाँ तक तो पहले स्टेप में बना लिया था, जिसको बोला था हमने चेन इनिशिएशन। अब क्या होगा? इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम दूसरे मोनोमर के बीच का बॉन्ड भी सिमेट्रिकल तरीके से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड निकल जाएगा। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन ने थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, और फोर्थ कार्बन के पास अब फ्री रेडिकल रहेगा। तो इस प्रकार से ये चेन का ग्रोथ बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल को ऐड करते जाएंगे। और जब हम लोग इस प्रकार का रिएक्शन करेंगे तो एक साइड जो रहेगा, एक टर्मिनल, वहाँ पे कोई भी रेडिकल नहीं है, लेकिन दूसरा जो टर्मिनल रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा? रेडिकल रहेगा। मतलब इस साइड से चेन का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। चेन का जो ग्रोथ रहेगा वो इसी साइड में होगा। तो ये वन डायरेक्शन में चेन का ग्रोथ हो रहा है। अब हमारे पास दो इनिशिएटर थे, जैसे पिछले स्लाइड में हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इनिशिएटर थे, लेकिन हमने एक को ही यूज़ किया। तो एक ने क्या किया? चेन का ग्रोथ शुरू कर दिया। और इस प्रकार से जब चेन का ग्रोथ होते जाएगा तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे ये मिलेगा स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 वाले के पास एक साइड में वैकेंसी है, तो स्टेप 2 के मतलब एक इनिशिएटर का जो हाफ पार्ट था उसने इतना रिएक्शन किया, फिर दूसरे इनिशिएटर के हाफ पार्ट ने इतना रिएक्शन किया था। अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और जब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करेंगे। और इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अब किसी भी कार्बन के पास कोई भी वैकेंसी नहीं है। और जब इनके पास किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं रहेगी, इसका मतलब अब यहाँ पे चेन का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो इस प्रकार से ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। चेन इनिशिएशन, चेन का ग्रोथ इनिशिएट होगा, हम इनिशिएटर को यूज़ करेंगे, चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा, उसको बोला था हमने चेन प्रोपोगेशन। और तीसरा हमने बोला यहाँ पे चेन टर्मिनेशन, जहाँ पे जिस भी चेन के पास वैकेंसी रहेगी, इफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा तो वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इफ वो कटायनिक या तो अनायनिक मैकेनिज्म रहेगा तो उनके ऊपर चार्ज रहेगा, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, या तो वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और चेन की ग्रोथ को वहीं पे क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप होने के बाद यहाँ पे अब चेन का ग्रोथ फिर से नहीं बढ़ेगा, चेन का लेंथ जो रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चेन टर्मिनेशन। तो ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इस प्रकार से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ से हम लोग पढ़ लिए।